गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उत्तक यानी कि टिश्यू। चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। हमने यह देखा था कि कोशिका जो होती है किसी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कहने का मतलब कि जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। अब यह कोशिका की संख्या भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, आकार भी भिन्न भिन्न होता है, उनका रूप भी भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण जीव भिन्न भिन्न रूप के दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक कोशिकीय जीव अमीबा की बात करूं, यह आपका अमीबा है, तो इसके अंदर भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का पाचन होता है, श्वसन की क्रिया होती है, इनमें जो भी सारी क्रियाएं होती है यह अपने इस एक कोशिका के द्वारा ही संपादित करता है। यानी कि यह अपने एक कोशिका के द्वारा ही भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, श्वसन, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ये सारा कार्य इस एक कोशिका के द्वारा ही करता है। लेकिन अगर हम किसी बहुकोशिकीय जीव की बात करें, जैसे हमने यहाँ देखा, फिगर देख रहे हैं ना मनुष्य का, तो ये मनुष्य के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, उससे अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन, निष्कासन, रक्त परिवहन, है ना, श्वसन गैसों का स्थानांतरण, ये सारी क्रियाएं बहुत ही जटिल रूप से होती है, बहुत ही जटिल रूप से होती है। इसीलिए मनुष्य में हमें श्रम विभाजन की क्रिया द्वारा यानी कि लेबर डिवीजन होता है, जिसके कारण ये सारे कार्य संपादित होते हैं। अब लेबर डिवीजन का मतलब है श्रम विभाजन, और श्रम विभाजन का तात्पर्य यह है कि इसमें भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए, जैसे श्वसन की क्रिया, भोजन के परिवहन की क्रिया, अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन की क्रिया, रक्त परिसंचरण की क्रिया, ये अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि हम लोग के अंदर, मनुष्य के अंदर या किसी भी बहुकोशिकीय जीव के अंदर ये सारी क्रियाएं बहुत ही जटिल तरीके से होती है, इसीलिए इनमें लेबर डिवीजन होता है, ताकि इनका अच्छे से कार्यों का संचालन हो सके। जितने भी इसके अंदर, मनुष्य के अंदर या किसी जटिल बहुकोशिकीय जीव के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, उसको सुचारू तरीके से करने के लिए हमें श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात आती है कोशिकाओं की। तो मनुष्य के अंदर हमने देखा था कि अगर कोई 60 केजी का व्यक्ति है तो उसके अंदर 60 गुना 10 के पावर 15 कोशिकाएं होती हैं, और वह कोशिकाएं एक ही प्रकार की नहीं होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो हमने यहां से उत्तक की एक परिभाषा ज्ञात हो जाएगी। कैसे ज्ञात हो जाएगी? तो हम लोग के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, लेकिन उसमें से कुछ एक ही आकार की हो, एक ही आकार की और एक ही बनावट भी उनकी सेम हो, उनकी बनावट भी सेम हो, और वो एक ही प्रकार की कार्य करे, तो उन्हीं कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समझ रहे ना? आकार एक ही हो कोशिकाओं का, बनावट एक ही हो और एक ही जैसे कार्य को संपादित करे, उन्हीं कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। लेकिन कुछ उत्तकों में, आगे हम लोग यह भी देखेंगे कि कुछ उत्तकों में कोशिकाओं का जो आकार होगा और बनावट, कोशिकाओं का आकार और बनावट भिन्न भिन्न होगा, लेकिन उनकी उत्पत्ति यानी कि वो कहां से उत्पन्न हुए, उनकी उत्पत्ति एक ही होती है और वो कार्य समान करते हैं। वो मतलब उनकी जहां से उत्पत्ति हुई, देखने में तो अलग अलग दिखेंगे, उनका आकार भी अलग दिखेगा, बनावट भी अलग दिखेगा, लेकिन उत्पत्ति उनकी एक ही जगह से हुई है और वो कार्य एक ही जैसा कर रहे हैं, तब भी उनको हम लोग उत्तक के ही श्रेणी में लाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो क्लियर हो गया, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यहां से हमने इसे परिभाषित कर दिया। तो अगर यहाँ बात करें कि पेड़ पौधों के बारे में और जंतुओं के बारे में, यानी पादप और जंतुओं के बारे में, तो दोनों उत्तक के बने होंगे, क्योंकि दोनों में उत्तक पाया जाता होगा ना, क्योंकि इनके अंदर कोशिकाएं होती हैं। आप पौधों को भी ले लो तो पौधों भी कोशिकाओं के बने होते हैं, उसमें भी आप एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय देखते हैं। उसी तरह से आप जंतु में भी बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय देखते हैं। तो दोनों एक उत्तक के बने होंगे ना, यानी दोनों में उत्तक पाया जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। यानी कोशिका है तो उत्तक है, बहुकोशिकीय
आप पादप ले लो या जंतु ले लो, दोनों में कोशिकाएं होती हैं, दैट मीन्स वो उनमें उत्तक भी पाए जाते हैं। अच्छा, आगे चल के हम यह भी जानेंगे कि बहुत सारे उत्तकों का समूह जो एक ही कार्य को संपादित करते हैं वो अंग कहलाने लगते हैं, और बहुत सारे अंगों का समूह जो एक ही प्रकार के कार्य को सुचारू रूप से करते हैं उन्हें अंग तंत्र कहा जाता है, अंग तंत्र कहा जाता है। जैसे आप सांस लेने के लिए नाक को देख लीजिए, नाक से होते हुए यहाँ से वाइंड पाइप होकर आता है आपके कहां तक, फेफड़े तक, तो ये सारे फेफड़े हुए, वाइंड पाइप हुआ, नाक हुआ, ये सारे मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। समझ गए ना। तो यहां से हम लोग एक चीज देखें, कोशिका एक जैसे कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं का समूह उत्तक, और उत्तकों का समूह जो एक जैसे कार्य को संपादित करे वो अंग होते हैं, और अंगों का समूह जो एक ही कार्य को संपादित करते हैं वो अंग तंत्र कहलाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्रों का समूह जो होता है एक शरीर होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम कोशिका चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था, हम लोग जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के बारे में देखे थे, जंतु और पादप कोशिका दोनों के बारे में देखते हैं, और देखे थे कि लगभग उनकी रचनाएं समान होती है, दोनों में न्यूक्लियस था और साइटोप्लाज्म था। हम लोग बहुत सारी लगभग रचनाएं समान थी, कुछ चीजें नहीं थी, कुछ चीजें आपके पादप कोशिका में नहीं थी, और कुछ ऐसी थी जो जंतु, मतलब लगभग रचनाएं समान थी, लगभग हम लोग रचनाएं समान देख रहे थे। लेकिन अभी उत्तकों में हमें बहुत सारे डिफ्रेंशिएट मिलेंगे, अंतर प्राप्त होंगे, और वो अंतर कुछ चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे अगर हम किसी पौधे की बात करें तो पौधा हमेशा स्थिर रहता है या गति नहीं करता है। लेकिन कुछ अब सूक्ष्म जीव, शैवाल वगैरह की बात करें वो तो गति करते हैं, वो तो अलग अपवाद है। लेकिन मैं किसी जटिल बहुकोशिकीय पौधों की बात करूं तो यह स्थिर रहता है, इसमें गति नहीं होती। लेकिन जंतु में देखते हैं कि जंतु गति करते रहते हैं। जैसे मनुष्य ही, आप ही हैं, सुबह निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आप गति करते हैं। लेकिन पौधा कहीं नहीं रहता है, स्थिर रहता है। तो इस कारण से उनमें अंतर आ जाएगा। अच्छा, पौधों में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये तना हुआ रहता है, हार्ड होता है। पौधों की टहनियां देखोगे तो हार्ड होगी, हार्ड। अगर बड़े आकार के कोई पौधे देखोगे, कोई आम का पेड़, ऐसा कोई पेड़ देखते हो तो उसको छूओगे तो हार्ड लगता है बहुत ज्यादा। तो हार्ड लगने का मतलब क्या है कि उनमें कुछ उत्तक जो होते हैं ना, मृत होते हैं, कुछ उत्तक जो होते हैं मृत होते हैं। उनको क्या कारण होता है, तो उनको यांत्रिक सहारा देना ताकि पौधा अच्छे से तन कर खड़ा रहे। ठीक है, पौधे को सही से खड़ा रखने के लिए, चाहे वह आंधी तूफान कुछ भी है, तो वह अपने आप को सही रख सके, स्टेबल रख सके, गिरे नहीं, इसके लिए उनमें कुछ उत्तक जो होते हैं मृत होते हैं। यानी कि उत्तक मृत होते हैं, यानी वो कोशिकाएं भी मृत होती होंगी। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि इनमें कुछ उत्तक जो होते हैं मृत होते हैं, जो इनको यांत्रिक सहारा देने का प्रदान करते हैं, है ना। लेकिन जंतुओं में अधिकांश उत्तक क्या होते हैं, जीवित होते हैं। आप देख लो, मनुष्य के अंदर लगभग सारे उत्तक क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें पौधों की, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह तो जाना नहीं है, इसलिए इनके ऊर्जा का हासिल कम होगा, यानी कि इनको ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होगी। पौधों की बात करें तो इनमें ज्यादा कार्य तो होता नहीं है, अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन ग्रहण करते हैं, अपने आप में वृद्धि करते हैं आकार में। इनमें इधर से उधर जाने की क्रिया तो होती नहीं है, जिसके कारण से इनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, इसलिए ऊर्जा कम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यही जंतु की बात करें तो ये अपना स्थान परिवर्तित करता है, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण ही मनुष्य में या किसी जंतु में श्रम विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, ताकि ये सही से अपने इस कार्य को करके अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सके, अपने कार्यों को संपादित कर सके, है ना जी। उसी तरह से अगर हम लोग फिर पौधों की बात करें, पौधों के कुछ क्षेत्र की वृद्धि की बात करें तो यह वृद्धि सीमित होती है। जैसे कहने का मतलब कि मैं जड़ की बात करूं और ऊपर टहनी की बात करूं, तो टहनी में अलग प्रकार की वृद्धि दिखने को मिलेगी, जड़ में अलग प्रकार की वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग अगर यही जंतु के अंदर देखेंगे तो जंतु के अंदर जंतु में जो वृद्धि होती है वह एक रूप से होती है, ऊपर नीचे सब जगह एक रूप से होती है, लेकिन यही पौधों में नहीं होती है। तो चलिए हम लोग पहले पादप उत्तक के बारे में देखते हैं और फिर हम लोग जंतु उत्तक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तक की परिभाषा क्लियर हो गई, उसके बारे में हम लोग कुछ अंतर भी समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए तो देखते हैं पादप उत्तक, तो यानी क्या है, उत्तक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर, मैंने अभी बताया था कि पादप में विभाजन की क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, अलग अलग रूप से होती है। तो उन्हीं विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तकों को दो भागों में बांटा गया है। एक है विभज्योतकी उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक, और दूसरा है अस्थायी उत्तक
परमानेंट टिश्यू, और ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक, यह दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं पादप में, और हम लोग आगे चल के अब इनके भी प्रकार को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले विभज्योतकी ऊतक को देखेंगे, फिर अस्थायी ऊतक को। चलिए तो देखते हैं विभज्योतकी ऊतक क्या होता है। तो विभज्योतकी ऊतक अवयस्क, अवयस्क मतलब इमेच्योर, मतलब कि वह जवान नहीं होता, बच्चा, चाइल्डहुड उसका रहता है, ऐसे कह सकते हैं। जीवित कोशिकाओं का बना होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार, बहुभुजी होती हैं और इसके भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें कोशिकाएं घने कण युक्त कोशिका द्रव से भरी रहती हैं। इनकी कोशिकाओं में प्रायः रसधानी अनुपस्थित रहता है, यानी कि इनमें रसधानी वॉक्यूल्स नहीं होता है। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। तो यह किस तरह की होती है? तो इसकी आकृति हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। देख लीजिए, यह जो देख रहे हैं, यह कोशिका देख रहे हैं विभज्योतकी ऊतक की, तो यह छोटी अंडाकार रूप में दिख रही है, बहुभुजी भी दिख रही है, अंडाकार भी है, बहुभुजी भी है, और ये कोशिका घने कण युक्त कोशिका द्रव में भरी रहती है। इसमें घना कोशिका द्रव भरा रहता है, ये देख रहे हैं ना इसकी कोशिकाएं, और इसमें रसधानी अनुपस्थित रहता है, ठीक है, और इसमें बड़ा सा एक केंद्रक पाया जाता है। ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, अगर देखना चाहोगे तो ये बड़ी थोड़ी सी आकार के इस तरह से हो सकती है। इनके अंदर बड़ा सा एक केंद्रक होता है, रसधानी नहीं पाया जाता है, और इनके अंदर अंतर कोशिकीय स्थान, यानी इनके कोशिकाओं के बीच में कोई स्थान नहीं होगा। देख रहा ना इसमें सटे सटे हैं, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है। अब विभज्योतकी ऊतक को उनके स्थिति के आधार पर, कहने का मतलब कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पौधों में, किसी पौधे में। अब देखिए पौधे में बहुत सारा भाग है, आपका जड़ है, तना है, पत्ती है, ये सारे भाग जो है, तो इनके स्थिति के आधार पर हम लोग इन्हें 3 प्रकार में बांटते हैं। विभज्योतकी ऊतक को इनके स्थिति के आधार पर हम लोग 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला क्या होता है? पहला प्रकार को कह सकते हैं, पहला हो जाएगा शीर्षस्थ। शीर्षस्थ नाम से पता चल रहा है, शीर्ष में माने ऊपर की ओर, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, विभज्योतकी ऊतक, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा पार्श्वस्थ, पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक। पार्श्व का मतलब समझता है ना, लेटरल, मतलब उसके लेटरल साइड में होता है विभज्योतकी ऊतक, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा जो हो जाएगा उसे अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक कहते हैं, विभज्योतकी ऊतक कहते हैं, ठीक है, विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? तो उनके स्थिति के आधार पर कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में है, तना है, पत्ती है, कहाँ है, उसके आधार पर इसे हम लोग ये 3 भागों में बांटते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में देखा जाता है। चलिए तो पहला देखते हैं शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक को हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक तने एवं जड़ के शीर्षस्थ भाग में होता है, मतलब कि तने के शीर्ष भाग में और जड़ के शीर्ष भाग में। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखे हैं शॉर्ट एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर, और यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो जड़ में भी पाया जाता है और तने में भी, दोनों के शीर्ष भाग में होता है। यानी कहने का मतलब शीर्ष भाग में होने का मतलब ये लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है, उसी तरह ये जड़ की भी लंबाई में वृद्धि करने के काम करता है। तो यही लिख दिया है कि शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक तने एवं जड़ के शीर्षस्थ भाग में होता है और लंबाई में वृद्धि करता है। तो यह लंबाई में वृद्धि करने के कार्य आता है शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। यह ऊतक प्राथमिक विभज्योतकी ऊतक से बना होता है। प्राइमरी विभज्योतकी ऊतक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना होता है। इसकी कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर अस्थायी ऊतक बनाते हैं, यानी कि यही विभाजित और विभेदित होकर ना यह अस्थायी ऊतक का निर्माण कर लेते हैं कुछ समय में। इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। इनमें पौधों में प्राथमिक वृद्धि, देखते हैं ना पत्तियों में छोटे छोटे मतलब तने आने लगते हैं, हल्के हल्के मुलायम से, वो धीरे धीरे उनमें वृद्धि होने लगती है, ठीक है। विशेष कार्य को करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया में विभेदीकरण कहते हैं, कि ये अपने अंदर विभेदीकरण करके वह अस्थायी रूप ले लेती हैं,
ठीक है, मतलब कि ये कोशिका, इनकी कोशिकाएं, इनके उत्तक जो होते हैं वह प्राथमिक विभजोतकी उत्तक के बने होते हैं और वह आगे चल के अस्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो विभेदीकरण के कारण ये अपनी क्या करते हैं, तो ये निर्माण हो जाते हैं अस्थायी उत्तक में। ठीक है, तो हमने शीर्षस्थ विभजोतकी उत्तक को देख लिया, ये ऊपर यहाँ पे आपके तने में और जड़ के निचले हिस्से में, यानी कि ये भी जड़ के शीर्ष में और तने के शीर्ष में ये पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा चलते हैं अगले उत्तक की ओर। तो पार्श्व विभजोतकी उत्तक यानी कि लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम। चलिए, तो यहाँ लिखा है कि पार्श्व विभजोतकी उत्तक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है। जड़ और तने के पार्श्व भाग मतलब लेटरल साइड की तरफ होता है। देखिए ये लेटरल साइड, यानी इसका ऊपरी हिस्सा कह सकते हैं, ऐसे ऊपर और नीचे, यहाँ पे ये वाले साइड के लेटरल ये होता है इसके तने के इस वाले हिस्से में। देखो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको काट कर हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं और यहाँ पे दिखा रहा है ना, यही है लेटरल मेरिस्टम। तो यानी कि लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, यानी कि पार्श्वस्थ विभजोतकी उत्तक जड़ और तने के पार्श्व भाग में होता है तथा द्वितीयक वृद्धि होता है। यह द्वितीयक वृद्धि करता है। द्वितीयक वृद्धि यह क्या करता है, तो यह भोजन के संवहन का कार्य करता है। ठीक है, और यह क्या करता है, तो यह अपने तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है। तना का जो चौड़ाई होता है ना, पौधों की जो चौड़ाई बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, पार्श्वस्थ विभजोतकी उत्तक के कारण ही बढ़ती है। तो समझ गए ये कहाँ पाया जाता है, इसके भी कई सारे प्रकार हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट विभजोतकी उत्तक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जो अंतर्वेशी अस्थायी उत्तक ये जो होता है, अंतर्वेशी जो उत्तक देख रहे हैं, अंतर्वेशी विभजोतकी उत्तक अस्थायी उत्तक के बीच में पाया जाता है। ठीक है, वह अस्थायी उत्तक के बीच में पाया जाता है। यह कहाँ होता है, तो यह पत्तियों के आधार में या टहनियों के पर्व के दोनों ओर पाया जाता है। जैसे टहनी हो गया, यह टहनी है, टहनी में यहाँ जो देख रहे हैं यह पत्ती है और पत्ती के आधार यानी यहाँ पर पर्व के दोनों ओर यहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना फिगर में, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, तो यह कहाँ पाया जाता है, तो यह अस्थायी उत्तकों के बीच में पाया जाता है। अब अस्थायी उत्तक के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह अस्थायी उत्तकों के बीच में पाया जाता है और पत्तियों के आधार के, है ना, पत्तियों के आधार में या टहनियों के पर्व में यह पाया जाता है। ठीक है, टहनियों के पर्व में भी पाया जाता है और पत्तियों के आधार में यहाँ बेस में भी पाया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है, तो यह वृद्धि करने का कार्य करता है और अस्थायी उत्तकों में परिवर्तित कर देता है। यह वृद्धि कर उन्हें अस्थायी उत्तकों में परिवर्तित कर देने का कार्य करता है। तो हमें यहाँ से तीनों उत्तकों के बारे में पता चल गया। कौन कौन सा, तो शीर्षस्थ था, पार्श्वस्थ था और अंतर्वेशी विभजोतकी उत्तक था। तो चलिए अब अगले उत्तक की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं अस्थायी उत्तक के बारे में। अस्थायी उत्तक क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, अंग्रेजी में से परमानेंट कहेंगे, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के नाम से इसे जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखे हैं कि विभजोतकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप, जो हमारा विभजोतकी उत्तक थे उनके वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक बनता है, यानी कि वही वृद्धि करके अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। और अस्थायी उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित रहता है। विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ये हार्ड हो जाते हैं और इनमें कोशिका का रूप और आकार निश्चित रहता है। ये मृत एवं सजीव होते हैं, यानी कि ये मरे हुए भी हो सकते हैं और सजीव दोनों होते हैं। ये पौधों में दृढ़ता वगैरह लाने के भी कार्य करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। कोशिका भित्ति पतली एवं मोटी होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली और मोटी होती है और कोशिका द्रव्य में बड़ी रसधानी रहती है। लेकिन हम लोग देखे थे कि विभजोतकी उत्तक में रसधानी नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसमें रसधानी बड़ी सी होती है और इनकी कोशिका भित्ति पतली या मोटी दोनों होती है। ठीक है, पतली भी होती है और मोटी भी होती है, ये मृत और सजीव दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम लोग अस्थायी उत्तक के बारे में बात करें तो अस्थायी उत्तक जो है ये अपने उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, पहला होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक उत्पत्ति के आधार पर, मतलब ये जैसे उत्पन्न होते हैं उनके आधार पर यह प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक अस्थायी उत्तक की बात करें और द्वितीय अस्थायी उत्तक की बात करें
तो यह दोनों जो है ना, यह अगर कहें तो ये आपके कैम्बियम कोशिका के बने होते हैं, या कैम्बियम कोशिकाओं के बने होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक जो आपके अस्थायी उत्तक है, यह कैम्बियम कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन इनके संरचना के आधार पर अगर हम बात करें, संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक, ठीक है। और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। यह दो प्रकार के होते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक को कह सकते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जटिल अस्थायी उत्तक को कह सकते हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलिए, तो अब एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। तो पहले सरल अस्थायी उत्तक को देखेंगे, और इसके भी कई सारे प्रकार हैं, उसको भी देखेंगे, और फिर हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक पे चलेंगे। चलिए, तो सरल अस्थायी उत्तक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यह उत्तक समरूप कोशिकाओं का बना होता है, और वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कौन कौन सा? तो पहला है मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा, दूसरा है स्थूल कोण उत्तक यानी कि कॉलेनकाइमा, और तीसरा है दृढ़ उत्तक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये समरूप कोशिकाओं का बना होता है, और यह 3 प्रकार के उत्तक है। कौन कौन से? मृदुतक है, स्थूल कोण उत्तक है, और दृढ़ उत्तक है, यानी कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो चलिए एक एक करके अब तीनों के बारे में समझते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ पढ़ने वाला है इस चैप्टर में, हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और जैसे ही क्लास 10th में जाओगे ना, आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट मिल जाएंगे। हम लोग अभी तो इनके बारे में बस जान रहे हैं, है ना, इनके कार्यों के बारे में, किस रूप से संपादित होते हैं, कौन कौन से अंग हमारे अंदर होते हैं, उनके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग क्लास 10th में डीपली जानेंगे। चलिए, तो देखते हैं पहला मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा। तो लिखा है मृदुतक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी, अनियमित आकार की होती हैं। तो यह जो प्रकार देख रहे हैं ये आपके मृदुतक के ही हैं। आप ये जो बोर्ड पे जो भी देख रहे हैं तीनों मृदुतक के ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कोशिका में संघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इसमें देखो, कोशिका में इनके कोशिका द्रव होता है और एक केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली सेलुलोज की बनी होती है। इनकी जो एक कोशिका भित्ति होती है क्या होती है? पतली सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पतली सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतर कोशिकीय स्थान रहता है। देख रहे हैं ना, इनके बीच में, यहाँ देखो, इनके कोशिकाओं के बीच में यहाँ अंतर कोशिकीय स्थान है, यहाँ भी खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है। यहाँ देख रहे हैं ना, अंतर कोशिकीय स्थान है इनके कोशिकाओं के बीच। यहाँ देखो अंतर कोशिकीय स्थान है, अंतर कोशिकीय स्थान है ना, कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान है। कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी रसधानी होती है। देख लो, इसमें रसधानी है, यहाँ पे भी, इसमें भी देखो एक रसधानी है। चलिए, तो इनमें एक बड़ी सी रसधानी होती है, ठीक है। यह नए तने मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्डेटा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पत्तियों के कहां पाए जाते हैं? मूल में, तने में, एपिडर्मिस में और कार्डेटा में। पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्डेटा में पाए जाते हैं। तो एपिडर्मिस क्या होता है? तो एपिडर्मिस जो जैसे पत्ती हो गई ना, पत्ती का एक ऊपरी स्तर को, जैसे पत्ती होगा, यहाँ पे ऊपरी स्तर जो है ना, ऊपर का हिस्सा, उसी को एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, यह जो देख रहे हैं, यह कोशिका जो देख रहे हैं, यह आपकी मृदुतक की ही कोशिकाएं हम दिखा रहे हैं। ये मृदुतक ही है, यह मृदुतक की ही कोशिकाएं की रचना देख रहे हैं, लेकिन यह अनुप्रस्थ काट से है। कहने का मतलब
अनुप्रस्थ काट का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, जैसे एक पौधे का हम तना लिए, मान लो ये पौधे का तना है, तो अनुप्रस्थ काट का मतलब इससे है क्रॉस सेक्शन, यानी ये वाले हिस्से से इसको काट कर देखेंगे ना तो ऐसा दिखेगा, उसकी कोशिकाएं ऐसी दिखेंगी। ठीक है, तो ये ऊपर से ऐसे देखा गया है। और यह अनुदैर्घ्य, ये अनुदैर्घ्य काट का है, यानी कि ये पौधों की जैसे मान लो ये तना हो गया, तने का ऐसे काट लिया गया, ऐसे काट कर यहाँ से एक पतला सा हिस्सा निकाला गया और उसकी कोशिकाओं को देखा गया तो ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ का समझ गए। तो यह एक ही, हम लोग मृदुतक की ही देख रहे हैं, लेकिन ये हम लोग अनुप्रस्थ काट को लिए है, यानी इस तरह से काटे हैं, और यह जो है अनुदैर्घ्य काट का लिए है। ठीक है, दोनों एक ही मृदुतक की ही कोशिकाओं की यह रचना दिख रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि और क्या मृदुतक और भी प्रकार के होते हैं। तो कुछ ऐसे भी मृदुतक होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, तो हम लोग क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है ना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है। ठीक है, तो जिन मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उन्हें हरित उत्तक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हरित उत्तक कहते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि पत्तियों के एपिडर्मिस में जब यह आपका पाया जा रहा है मृदुतक, तो वहां पे आपका क्लोरोफिल होगा, और इसलिए पत्तियों में पाए जाने वाले उत्तक को हरित उत्तक या क्लोरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। क्लोरेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं, हरित उत्तक कहेंगे या क्लोरेनकाइमा कहेंगे। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो जल में तैरने का काम करते हैं, जल में रहते हैं। ठीक है, तो वो जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनके मृदुतक के बीच एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, लिखे हैं एरेनकाइमा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं, क्योंकि ये जल में तैरने के लिए होते हैं, जल में ये गति कर पाए, इसलिए इनमें यह पाया जाता है। इनके मृदुतक के बीच में यह पाया जाता है, एक कह सकते हैं कि एक गुहा होता है, एक कैविटी होती है, जिसके कारण से ये तैर पाते हैं, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एरेनकाइमा कहा जाता है। समझ गए? इस प्रकार के मृदुतक को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के मृदुतक को हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मृदुतक के कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे क नंबर में लिखा है कि एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। ठीक है, पौधों के संरक्षण में भी कार्य करता है। ख नंबर कह रहा है कि पौधों के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करता है। क्योंकि आपको अभी बताया कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और वैसे उत्तक को क्या कहते हैं? हरित उत्तक कहते हैं, है ना जी, या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो वो क्या करेगा? भोजन निर्माण में मदद करेगा। यह उत्तक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है, यानी कि जहाँ पे इसका स्टोरेज रीजन है, जहाँ स्टोर करने के लिए है, वहाँ पे भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करता है। साथ ही साथ उत्सर्जी पदार्थ मतलब इसके अंदर जो भोजन बनने के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ बनेंगे, जैसे गोंद हुआ, रेजिन हुआ, टैनिन हुआ, ये सब उनको भी संचित करने का कार्य करता है, और संचित करने का कार्य करता है। और जैसे आपका पुराना पत्ती हो गया, और पुराना पत्ती का जब विलगाव होगा, यानी जब पुराना पत्ती आपके पेड़ से अलग होगा, तो उसके साथ साथ यह जो आपके अवशिष्ट पदार्थ है वह बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, गोंद भी देखते हैं, पुराने वृक्ष की छाल वगैरह से भी आपका देखते हो ना, बह के निकल जाता है, तो वो अवशिष्ट पदार्थ वो समय समय पर स्टोर होकर और आसानी से बाहर निकल जाता है। यह उत्तक भोजन के पार्श्व चालक में सहायता करता है, उसके लेटरल कंडक्शन में भी सहायता करता है, यानी कि नीचे से ऊपर की गति में भी उसकी सहायता करता है। इसमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होता है, यानी कि इनके अंदर जो स्थान रहता है गैसों के विनिमय में, हम लोग को पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनके विनिमय में, उनके स्थानांतरण में यह सहायता करता है। कौन? तो आपका मृदुतक। समझ गए? दूसरा है आपका स्थूल कोण उत्तल, यानी कि कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा क्या होता है? तो इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त होते हैं। इनके कोशिकाओं में देखो केंद्रक पाया जाता है, देख रहे हैं ना, केंद्रक है, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। और क्या होता है? तो ये लंबी होती है, अंडाकार, बहुभुजी, जीवित एवं रसधानी युक्त होती है। इनमें रसधानी भी पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो रसधानी पाया जाता है। इनमें केंद्रक होता है, लंबी और अंडाकार होती है, यह जीवित भी होती है। इनमें हरित लवक होता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होती होंगी। अच्छा, इनके भित्ति में के किनारे सेलुलोज होने से स्थूलन होता है। इनके भित्ति में सेलुलोज होता है, जिसके कारण इनमें कोशिकाओं का स्थूलन होता है, यानी सरकती हैं। इनमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, इनके कोशिकाओं के बीच, यानी अंतर कोशिकीय स्थान इनमें बहुत कम होता है।
ठीक है। यह उत्तक पौधों के नए भागों पर पाया जाता है, यानी कि पौधों के नए भाग कहाँ कहाँ होंगे, तो इनके बीच में, इनके विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे, पर्णवृत्त में, पुष्पवृंत में, पर्णवृंत में, पुष्पावली वृंत में ये पाए जाते हैं। लेकिन यह जड़ में नहीं होते हैं, जड़ में नहीं होते हैं, तने के या जहां जैसे पुष्प निकलती है, टहनी निकलती है, उन सब भागों में यह सब पाया जाता है। ठीक है, तो यह देख रहे हैं, तो ये इसका देख रहे हैं ना, ये अनुप्रस्थ भाग लिए है, क्रॉस सेक्शन लिए है। ठीक है, ये वाले हिस्से का लेकर लिए है, और यह जो है यह आपका क्या है, अनुदैर्ध्य है। ये अनुदैर्ध्य हिस्से की ये आकृति दिख रही है। ठीक है, तो स्थूलकोण उत्तक के बारे में हम लोग समझ गए। अब इसके कार्य के बारे में देखते हैं। तो इनके कार्य की बात करें तो ये पौधों के यांत्रिक सहारा देने का कार्य करता है, और चूंकि इनमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, इसका मतलब कि ये भोजन के निर्माण में भी सहायक होता है, यानी कि यह भोजन का निर्माण भी करता है। ठीक है, क्योंकि ये पत्तियों के एपिडर्मिस में भी पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए भैया ये भोजन का भी निर्माण करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है। फिर अगला देखते हैं दृढ़ उत्तक यानी कि स्केलेरेन्काइमा क्या होता है। तो इस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सरकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। दोनों सिरों पर नुकीली होती है, मृत होती है, सरकरी होती है और लंबी, दिख रहा है ना। चलिए, और इनमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है, इनमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है। इनकी भित्ति में लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। इनकी जो भित्ति होती है लिग्निन के एक जमाव के कारण मोटी होती है। अब ये लिग्निन क्या है, तो लिग्निन को कह सकते हैं कि यह एक केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। लिग्निन क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो कोशिका में दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि उसको मजबूत बनाता है। जैसे दीवार जोड़ते हैं, दीवार में सीमेंट का जो कार्य होता है ना, मजबूती लाने के लिए दीवार में, उसी तरह से लिग्निन का काम है आपके कोशिका में दृढ़ता प्रदान करने के लिए, मजबूती लाने के लिए। ठीक है, अब इसी के कारण ये इतनी मोटी हो जाती है, इनकी भित्ति इतनी मोटी हो जाती है कि इनके कोशिकाओं के बीच, देख रहे हैं ना, ये मोटी हो जा रही भित्ति, इनके कोशिकाओं के बीच कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं रहता है। ठीक है ना। तो हमने देखा था, पहला जो देखा था उत्तक, मृदुत्तक, उसमें क्या था कि कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान था। उसके बाद स्थूलकोण में देखा था, उसमें कम स्थान था और इसमें कोई स्थान नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, यानी अंतर कोशिकीय स्थान इसमें नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी भित्तियां इतनी मोटी हो जाती है लिग्निन के कारण, ये बहुत ही दृढ़ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और इसी के कारण से ये मृत भी होती है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं मृत रहती है। या कार्डेक्स, पेरिसाइलिन, संवहन बंडल, फ्लोएम और जाइलम, संवहन बंडल होता है, जाइलम और फ्लोएम, इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। इन सब भागों के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, इन सब में यह पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके कार्य की बात करें। चलिए, तो यहाँ कार्य में लिख दिए हैं कि ये पौधों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। ठीक है, पौधों के बाहरी परतों पर यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। यह कठोरता ला देता है, जिससे मतलब उसकी रक्षा हो सके पौधों की। यह पौधों के समर्थ, दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करता है, यानी कि उसमें मजबूती भी लाता है। लचीलापन कहने का मतलब कि जैसे ज्यादा तेज हवा आया है तो पेड़ झुक जाएगा, हवा पास कर जाएगा, फिर से पेड़ सीधा हो जाएगा, यानी उसको लचीलापन भी लाता है और उसे दृढ़ता भी प्रदान करता है। अब ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो ज्यादा आंधी तो आंधी आने से टूट भी सकता है, इसलिए उसमें लचीलापन प्रदान करता है। ऐसा लचीलापन अगर आप देखो, जितने भी रेशेदार पौधे होते हैं ना, रेशेदार पौधे, उसमें दृढ़ उत्तक ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे तार का पेड़ देखते हैं, पटुआ का पौधा लेते हैं, तो उसमें लचीलापन अधिक होता है, क्योंकि वो जो रेशेदार जो भी पौधे होंगे उनमें लचीलापन अधिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें दृढ़ उत्तक ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे, और वीडियो को देखने के लिए, अदर वीडियो को देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाया करो, मैंने पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।